बच्चों, आज हम प्रेमचंद के मशहूर अफसाने नमक का दरोगा पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका खुलासा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम प्रेमचंद का कुछ तज़किरा कर लेते हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, नवाब धनपत राय था। उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में वो प्रेमचंद नाम रख लेते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में हुई और उनका इंतकाल बनारस ही में 1936 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद के वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था और उर्दू में बाकायदा तौर पर अफसाना निगारी का आगाज़ भी प्रेमचंद के हाथों ही हुआ। प्रेमचंद के अगर हम कुछ मशहूर अफसानों की या उनकी तहरीरों की चर्चा करें तो जैसे हमने देखा है नमक का दरोगा और कफन, बड़े घर की बेटी और बहुत से मुख्तलिफ उन्वान पर इन्होंने लिखा है। ईदगाह वगैरह काफ़ी मशहूर इनके अफसाने हैं। देखिए, प्रेमचंद के अफसानों का जो पहला मजमुआ था वो लगभग 1807 ईस्वी में सोजे वतन के नाम से छपा। इन्हें देहाती और किसानी ज़िंदगी का तर्जुमान भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका एक बहुत से मशहूर नोवेल है जो हमारे सेकंड ईयर में लगता है, उनमें एक बेवा नोवेल भी मशहूर नोवेलों में शुमार किया जाता है। चलिए, ये हमने एक छोटा सा इनका मुख्तसर इंट्रोडक्शन किया। चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जब नमक का महकमा कायम हुआ और उस खुदादाद नेमत से फ़ायदा उठाने की आम नुमा नेमत कर दी गई, इसको ममनू कर दिया गया या इस पर बैन लगा दिया गया, तब लोग दरवाज़ाए सदर बंद पाकर रोज़न व सगाफ़ की फ़िक्रें करने लगे। यानी उनको फ़िक्र हुई कि किस तरह से हम ऊपर की कमाई करेंगे या किस तरह से हम इसकी तिजारत करेंगे। तो लोग कोई घूस देकर काम चलाता था, कोई किसी तरह डरा धमका कर या अपने तरीके से सब काम करते थे। तो देखिए, इसी तरह से काम चल रहा था। अब क्या था कि नमक के विभाग में नौकरी निकली और उस पर पदों पर भर्ती शुरू हुई। जब भर्ती निकली तो जो मुंशी बंशीधर हैं उसने भी इसमें भाग लेने का इरादा किया। देखिए, मुंशी बंशीधर के बूढ़े जो वालिद हैं मुंशी, वो बड़े ही तजुर्बेकार इंसान हैं। जब वो जाता है तब उसे ये राय देते हैं कि अगर जहाँ भी नौकरी करें तो ओहदे का ख्याल ना रखना, बल्कि ओहदे की बजाय पैसे का ख्याल रखना। ऐसी नौकरी हासिल करना जिसमें ऊपर की कमाई हो, क्योंकि ये कहते हैं कि जो महीने की तनख्वाह मिलती है, जो मासिक तनख्वाह होती है, वो तनख्वाह तो पूर्णमासी के चाँद की तरह होती है, जो एक दिन आती है और चली जाती है। आखिर ऊपर की जो कमाई होती है उसी में बरकत बताते हैं कि उसी में बरकत होती है, वही हमारे ज़िंदगी को बसर करने में हमारी मदद करती है। तो जब ये नमक के दारोगा के महकमे में इंटरव्यू देने जाते हैं, अच्छी खुशगवारी के साथ गए हैं और दिमाग में भी जहन में भी अच्छे जहन को लेकर गए हैं, पॉजिटिव थिंक को लेकर गए हैं, तो इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और ये दारोगा के पद पर
सेलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए इनका जो पद है, इन्हें जो पद मिला है वो पद दरोगा का पद मिला है। इनके साथ में एक कांस्टेबल भी रहता है। अब इनको जो रखा गया है वो जो दरिया का किनारा है जहाँ से तिजारत का लोग काम करते हैं, पुल बना हुआ है, उस पुल के कुछ 1 मील दूर ही ये वहाँ पर रहते हैं, इनके क्वार्टर बने हुए हैं। एक बार जाड़े की दिन थे और रात का वक्त था। नमक के बरकंदाज और चौकीदार शराब खाने के दरबान बने हुए थे। मुंशी बंशीधर को अभी यहाँ आए हुए 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन इसी महीने से उनकी फ़र्ज शनासी और दयानत ने अफसरों का एतबार और पब्लिक की बेएतबारी हासिल कर ली थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की जानिब जमुना नदी बहती थी और उस पर बड़ी कश्तियों की एक गुजरगाह बनी हुई थी। दारोगा साहब कमरा बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। यकायक आंख खुली तो नदी के मीठे सुहाने राग के बजाय गाड़ियों का शोर व गुल और मुल्लाहों की बुलंद आवाज़ें कान में आई तो उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों दरिया के पार जाती हैं? अगर कुछ दगा नहीं है तो उस पर्दाए तारीक की ज़रूरत क्यों? यानी वो देखने जाते हैं और अपने एक कांस्टेबल को साथ लेकर दरिया के किनारे पहुंचते हैं। अब देखिए वो पहुंचते हैं तो वो पंडित आलोपी दीन का इलाका है। वो वहाँ पहुंचकर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि कौन है, तो वो कहते हैं कि एक बार नहीं बोलते, दोबारा वो आवाज़ लगाते हैं। तब वो पूछते हैं कि कौन बोला? कि पंडित आलोपी दीन की ये सामान है। अब देखिए वो जानते नहीं है, वो कहते हैं कि कौन? पंडित आलोपी दीन। तो उनका जो एक खादिम है वो जवाब देता है दातागंज के। अब आलोपी दीन के अलावा इलाके के सबसे बड़े ताजिर थे, बिजनेसमैन थे इस इलाके के, तो जमींदार भी थे। लाखों की हांडियाँ चलती थी। मोहल्ले का कारोबार उनके ही दम पर चलता था। बड़ा साहबे अशर, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उसके मेहमान होते थे। 12 महीने सदाबरत और रहता था। पूछा कहाँ जाएंगी? जवाब मिला कानपुर। लेकिन इस सवाल पर के उनमें क्या है, एक खामोशी का आलम तारी हो गया और दारोगा साहब का शोभा यकीन में बदल गया और जवाब के नाम का इंतज़ार के बाद ज़रा ज़ोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं कि इनमें क्या लदा है। जब अब के भी कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला दिया और एक बोरे को टटोला। सब सुबह यकीन से हम आगोश था, ये नमक के डले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे कि दफातर कई गाड़ी बानों ने आकर उन्हें उठा दिया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन को मुबल्लिग अली इस्लाम की ताकत का पूरा और अमली तजुर्बा था। देखिए वो कहा करते थे कि दुनिया ही का जिक्र किया, दौलत का सिक्का बहसत में भी राइज है। उनका ये कौल बहुत सही था। कानून और हक
व इंसाफ ये सब दौलत के खोखले सब खखोलने खिलौने हैं जिनसे वो हस्बे ज़रूरत अपना जी बहलाया करती है। लेटे लेटे अमीराना बेपरवाही से बोले, अच्छा चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बहुत इत्मीनान से पान के बेड़े लगाए और लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बेतकल्लिफाना अंदाज में बोले, बाबूजी आशीर्वाद, हमसे ऐसी क्या खता हुई कि गाड़ियाँ रोक ली? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी नज़र इनायत रहनी ही चाहिए। बंशीधर ने आलोपी दीन को पहचाना, बेएतनाई से बोले, सरकारी हुक्म। आलोपी दीन ने हंस कर कहा, हम सरकारी हुक्म नहीं मानते और ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है और हमारा और आपका तो घर का मामला है, कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने नाहक तकलीफ़ की, ये हुई यूं ही नहीं सकता कि ये हो ही नहीं सकता कि इधर उधर जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बंशीधर पर दौलत की इन शीरीन जबानों का कुछ असर ना हुआ और दयानतदारी का ताज़ा व जोश था। मतलब कड़क कर बोले कि मैं ये कुछ नहीं लेता, तुम मुझे रिश्वत देना चाह रहे हो, हम बल्कि रिश्वत लेते ही नहीं हैं। तो देखिए, ये रिश्वतखोर नहीं थे, एक ईमानदार और बड़े ही जोश खरोश से भरे हुए इंसान थे जो रिश्वतखोरी के बिल्कुल खिलाफ थे। जब इनको रिश्वतखोरी की पेशकश की जाती है तो ये मना करते जाते हैं। आलोपी दीन अपनी रिश्वत की जो राशि होती है उसको बढ़ाता भी जाता है, लेकिन फिर भी इनके दिल में थोड़ा सा भी बेईमानी का शुबा नहीं, बेईमानी नहीं आती है और ये उसको मना करते जाते हैं। आखिरकार ये मामला जज साहब के पास तक पहुंच जाता है। वो सारा माल, मतलब जो आलोपी दीन का माल था, उस माल को जब्त करके ले जाते हैं और आलोपी दीन को भी साथ में पकड़कर ले जाते हैं। पंडित आलोपी दीन इस कलज़म नापीद किनारे के निहंग थे। हक्काम उनके कदर शनास भी थे। अमले उनके नियाजमंद वकील और मुख्तार उनके नाजबदार और दिल्ली के चपरासी और चौकीदार तो उनके दरम नाखरीदा गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। हर शख्स हैरत से अंगुस्त बदंदा था। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों ऐसा फाल किया, बल्कि वो क्यों कानून के पंजे में आए। ऐसा शख्स जिसके पास महाल को मुमकिन करने वाली दौलत और देवताओं को परचाने वाली चुर्ब ज़बानी हो, क्यों कानून का शिकार हुआ। हैरत के बाद हमदर्दी के इजहार होने लगे। फ़ौरन इस हमले को रोकने के लिए वकीलों का एक दस्ता तैयार किया गया और इंसाफ के मैदान में फ़र्ज़ और दौलत की बाकायदा जंग शुरू हुई। यानी इसमें ईमानदारी की, फ़र्ज़ की किससे जंग है? रिश्वतखोरों से, दौलत के साथ में, अमीरों के साथ में जंग शुरू हो जाती है। अब देखिए, दौलत की बाकायदा जो जंग शुरू हुई है, इसमें बंशीधर खामोश खड़े थे, यक्का व तन्हा, यानी अकेले हैं, क्योंकि ईमानदार हैं, रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ हैं और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया है, फ़र्ज़ शनास हैं, इसलिए अकेले हैं। और उनकी तरफ देखिए के सिवा और कुछ पास नहीं था, यानी उनके पास सच्चाई के सिवा कुछ नहीं था, साफ बयानी के सिवा और कोई हथियार ही नहीं था।
इस्तगासा की शहादतें ज़रूर थी, लेकिन तरगीबात से डवाडोल थे। हत्ती के इंसाफ भी कुछ इनकी तरफ से खींचा हुआ नज़र आता था, यानी इंसाफ भी इनकी तरफ नहीं था। ये ज़रूर सच है कि इंसाफ शेमो ज़र से बेनियाज है, लेकिन पर्दे में वो इस्तियाक है जो ज़हूर में मुमकिन नहीं। दावत और तोहफे के पर्दे में बैठकर दौलत ज़ाहिदे फरेब बन जाती है। वो अदालत का दरबार था, लेकिन उसके अरकान पर दौलत का नशा छाया हुआ था। मुकदमा बहुत जल्द फैसल हो गया, यानी फैसले की तरफ पहुंच गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तजवीज़ लिख दी कि पंडित आलोपी दीन के खिलाफ शहादत निहायत कमज़ोर और मुहम्मल है, यानी गवाही बिल्कुल कमज़ोर है। वो एक साहिब शरवत रईस हैं। गैर मुमकिन है कि वो महज चंद हज़ार के फ़ायदे के लिए ऐसी कमीनी हरकत के मुरतबे हो सकते हैं। दारोगा साहब नमक मुंशी बंशीधर पर अगर ज़्यादा संगीन नहीं तो एक अफसोसनाक गलती और काराना सरगर्मी का इल्ज़ाम ज़रूर आयद होता है। हम खुश हैं कि वो एक फ़र्ज शनास नौजवान है, लेकिन सेगाए नमक का एतदाल से बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके इम्तियाज़ और इदराक को मगलूब कर दिया। उसे आइंदा होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने तजवीज़ सुनी और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मवालियों ने रुपए बरसाए। सखावत और फराख हौसलगी का सैलाब आ गया और उसकी लहरों ने अदालत की बुनियादें तक हिला दी। जब बंशीधर अदालत से निकले, निगाहें गरूर से लबरेज और तान व तमस्खरा के आवाज़ें चारों तरफ से आने लगे। चपरासियों और बरकंदाजों ने झुककर सलाम किए, लेकिन एक एक इशारा उस वक्त नशाए गरूर पर हवाए सर्द का काम कर रहा था। शायद मुकदमे में कामयाब होकर वो शख्स इस तरह अकड़ता हुआ ना चलता। दुनिया ने उसे पहला सबक दे दिया था। इंसाफ, अलम और नीच और पंच हरफी खताबात और लंबी दाढ़ियाँ और ढीले ढाले चोगे एक भी हकीकी इज्जत का मुस्तहक नहीं था। यानी यहाँ ईमानदारी की हार हो जाती है और बेईमानी यहाँ जीत जाती है। अब देखिए बंशीधर हैं मुंशी, वो यहाँ से चले जाते हैं। देखिए, लेकिन बंशीधर ने सरवत व शर्ख से बेरमोल ले लिया था। इसकी कीमत देनी वाजिब थी। बामुश्किल एक हफ्ता गुजारा के मुअत्तला का परवाना आ पहुंचा। फ़र्ज शनासी की सज़ा मिली। बेचारे दिल शिकस्ता और परेशान हाल अपने वतन को रवाना हुए। बूढ़े मुंशी जी पहले ही से बदज़न हो रहे थे कि इस लड़के ने एक ना सुनी। हम तो तलवार और बूचड़े के तकाजे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठ लें और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। यानी अब ये छोड़कर चले गए। देखिए, यहाँ से इन्होंने जो इनको परवाना पहुँचा और वो मतलब वहाँ से चले जाते हैं। देखिए, इनका जो
तबादले की बजाय इनका मुअत्तली इन्होंने बयान किया है, यानी रेस्टिकेट इनको कर दिया गया और घर बैठ गए जाकर। अब देखिए, ये जब घर बैठ गए तो इनके वालिद इन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि होशियारी से काम लेना, ऊपर की कमाई अगर मिलती हो तो ले लेनी चाहिए। तो आखिरकार इसने मेरी एक ना सुनी और ईमानदारी ने इसे इसकी सज़ा दे दी। आखिरकार बूढ़े बंशीधर हैं, वो इनको दिन ब दिन इस तरह रोज़ ताने देते रहे। ताने इनको सुनने को मिलते हैं मुंशी बंशीधर को। खैर, ये सब होने के बाद एक दिन आलोपी दिन उनके यहाँ पहुँचते हैं। तो आलोपी दिन जब पहुँचते हैं शर्माते हुए बोलते हैं, ये आपकी ज़र्रा नवाजी जब है, फ़र्ज़ ने मुझे आपकी शान में बेअदबी करने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं तो आपकी खाके पाँव जो आपका इरशाद होगा बहदा मकान उसकी तामील से इनकार नहीं करूँगा। आलोपी दीन ने इल्तजा आमेज़ निगाहों से देखा और फरमाया, दरिया के किनारे आपने मेरा सवाल रद्द कर दिया था, लेकिन ये सवाल आपको कबूल करना होगा। बंशीधर ने जवाब दिया, मैं किस काबिल हूँ, लेकिन मुझसे जो कुछ नाचीज़ खिदमत हो सकेगी उसमें दरीग ना होगा। आलोपी दीन ने एक कानूनी तहरीर निकाली, उनके सामने धर कर बोले कि इस मुख्तारनामे को मुलाहिजा फरमाएं और इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक सवाल पूरा ना होगा दरवाजे से ना टलूँगा। मुंशी बंशीधर ने मुख्तारनामे को पढ़ा तो शुक्रिया के साथ आंसू आँखों में आ गए। पंडित आलोपी दीन ने उन्हें अपनी तमाम मलकियत का मुख्तार आम करार दिया था। 6000 सालाना तनख्वाह, जेब खर्च के लिए रोज़ाना खर्चा, सवारी के लिए घोड़ा, इख्तियारात गैर महदूद। कांपती हुई आवाज़ से बोले, पंडित जी, मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इन इनायात बेकरार के काबिल समझा, लेकिन मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि मैं इतने आला रुतबे के काबिल नहीं। आलोपी दीन हंसकर बोले, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ ना कीजिए। बंशीधर ने मुत्तईन अंदाज से कहा, यूँ मैं आपका ग़ुलाम हूँ। आप जैसे नूरानी और शाफ बुज़ुर्ग की खिदमत करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन मुझ में ना इल्म है, ना तजुर्बा और ना फरासत जो इन खामियों पर पर्दा डाल सके। ऐसी माजूज़ खुदा खिदमात के लिए एक बड़े मामला फ़हम और कारकुर्दा मुंशी की ज़रूरत है। आलोपी दीन ने कलम दान निकाला और बंशीधर के हाथों में देकर बोले, मुझे ना इल्म की ज़रूरत है और ना फरासत की, ना कारकुर्दगी की और ना मामला फ़हमी की। इन सब संगरेज़ों के जोहर में बार हा परख चुका हूँ। अब हुस्ने तकदीर और हुस्ने इत्तफाक ने मुझे वो बेबहा मोती दे दिया जिनकी आपके सामने इल्म और फरासत की चमक कोई चीज़ नहीं। ये कलम हाजिर है, ज़्यादा तामील ना कीजिए, इस पर आहिस्ता से दस्तखत कीजिए। मेरी परमात्मा से यही इल्तजा है कि आपको सदा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, सख्त ज़बान, तंद मिजाज लेकिन फ़र्ज शनास दारोगा बनाए रखे। बंशीधर के आँखों में आंसू
डबडबाए दिले तंग ज़र्फ़ में इतना एहसान ना समा सका। पंडित आलोपी दीन की तरफ एक बार फिर अकीदत और परस्तिश की निगाहें पड़ी और मुख्तार नामे पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। आलोपी दीन फरते मसरत से उछल पड़े और उन्हें गले लगा लिया। देखिए, एक ईमानदार इंसान की जो आखिरकार जो सब्र किया था उन्होंने, और जो उनकी ईमानदारी थी उसका उन्हें फल भी मिल गया। वो वापस फिर से उनके लिए उनकी नौकरी लेकर आ गए आलोपी दीन, और आलोपी दीन को भी इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की थी, एक फ़र्ज इंसान के साथ बदव्यवहार किया था। तो वो इस अपने कारनामे से पछता रहे थे और अपना पश्चाताप उन्होंने इस तरह से फिर से मुंशी बंशीधर को उस महकमे में लगाकर और अपनी जो बूढ़े बंशीधर के जो वालिद थे उनको भी खुश किया और उनकी ईमानदारी का फल उनको दिखाया कि देखिए, ईमानदारी बेईमानी से आला है।